वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से सीजीपीएससी ज्ञान के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के बारे में देखेंगे। आधुनिक भारत में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको हम लोगों को कवर करना है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। जो सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम था जो 1857 में हुआ था, उसके बाद से 1947 जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था, तब तक के बीच जितने भी क्रांति हुए, जितने भी महान क्रांतिकारी हुए, उनके बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को मैंने कई भागों में बांटा है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे उसमें कि 1857 की क्रांति, उसके कारण क्या थे, क्यों हुई थी 1857 क्रांति, उसमें कुछ प्रमुख महानायक कौन कौन थे। उसके बाद हम विचार करेंगे उस काल के बारे में, जैसे कि उसमें असफल क्यों हुआ आखिरकार। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो सबसे प्रमुख बात आती है कि 1857 की क्रांति क्या वास्तव में पहला स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति थी? इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपको मिलेगा सबसे लास्ट में। एक चीज जो आप लोगों में, मैक्सिमम लोगों में पता होगा इस बात को कि 1857 में जो क्रांति हुई थी, भारत, हमारा जो भारत देश है वो उसी टाइम आजाद हो जाता, लेकिन हमारा भारत देश आजाद नहीं हो पाया। उसमें ज्यादातर जो सैनिक थे, जो अंग्रेज सैनिक थे, उनको बहुत ज्यादा क्षति हुई थी उस काल में। लेकिन कुछ ऐसे तत्व थे, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, और साथ ही साथ भारत में एकता की भी कमी थी। इसी के कारण हमारा भारत देश 1947 में आजाद हुआ था, जबकि उसको आजाद हो जाना चाहिए था 1857 में। तो उसके हर एक पहलू पे मैं आपको लेके जाऊंगा। तो सबसे पहले इस क्रांति के बारे में जानने से पहले देखते हैं हम लोग राष्ट्रवाद के बारे में, ठीक है। तो सर आजकल आप लोग बहुत ज्यादा मतलब न्यूज में देखते होंगे, राष्ट्रवाद के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, न्यूज में, डिबेट्स में बहुत सारी चर्चाएं होती रहती है, और बहुत सारे व्यक्ति हैं जो अपने आप को सबसे बड़ा राष्ट्रवादी कहते हुए थकते नहीं है। तो क्या उन लोगों को असलियत में पता है कि राष्ट्रवाद होता क्या है, राष्ट्रवाद है क्या? अपने आप को अगर आप बोले हैं राष्ट्रवादी, तो आप राष्ट्रवादी हो नहीं जाएंगे। उसके लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप राष्ट्रवादी हैं। आप अगर मोदी के भक्त हैं तो मैं आपको राष्ट्रवादी नहीं कहूंगा, अगर आप कांग्रेस के भक्त हैं तो आपको मैं राष्ट्रवादी नहीं कहूंगा। राष्ट्रवाद की असली परिभाषा जो है वह बहुत ही व्यापक है दोस्तों। यहां तक कि बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जो सिर्फ राष्ट्रवाद पे आधारित है। मतलब एक ऐसा वर्ड राष्ट्रवाद जिसके बारे में अगर मैं समझाने चलूं तो मैं उस पर 2 या 3 बुक लिख सकता हूं, और बहुत सारे इतिहासकारों ने राष्ट्रवाद पे बहुत सारे बुक्स लिखे भी हैं। लेकिन मैं आपको राष्ट्रवाद की अपने हिसाब से एक परिभाषा में बताता हूं और एक व्याख्या करता हूं राष्ट्रवाद असल में क्या। राष्ट्र दोस्तों, राष्ट्रवाद राष्ट्र शब्द से आता है। ये राष्ट्रवाद का जो शब्द है वो आता है राष्ट्र से। अब राष्ट्र होता क्या है? मैं क्वेश्चन करूं तो राष्ट्र होता क्या है, तो आंसर होगा देश को ही राष्ट्र बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, देश और राष्ट्र में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। देश एक स्पेसिफिक भौगोलिक सीमा के अंदर का जो सीमा जो है उसी को अपन देश बोलते हैं। जैसे हम लोग का अलग, जो हम लोग का भारत देश है, चाइना, ये अलग देश है। लेकिन राष्ट्र और देश में अंतर मैं आपको बताता हूं। राष्ट्र मतलब किसी स्पेसिफिक भौगोलिक सीमा के अंदर जो जनता रहती है उसको राष्ट्र बोलते हैं, बशर्ते कि उनमें सार्वभौमिक समानता हो, राष्ट्र के प्रति एकता हो, उनकी एक समान परंपराएं हो, साथ ही साथ हमारे देश को एक ऊंचे स्तर तक ले जाने की एक ललक, जो कि जातिवाद से बिल्कुल भी नहीं आ सकती। हमारे देश जो है कई जातियों में विभक्त है। हमारे हिंदू धर्म में ही अनेक उपधर्म हैं, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से हमारे देश में 4 धर्म पाए जाते हैं: हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हम सब है भाई भाई। ये नारा आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा। लेकिन क्या ये सही है? क्या हम एक दूसरे को भाई मानते हैं? अगर हम एक दूसरे को भाई मानते तो ये राष्ट्रवाद विचारधारा हम कह सकते हैं। लेकिन मुझे लगता दोस्तों कि अगर इस देश में अगर एकता ना हो तो राष्ट्रवाद आएगा। अगर जातिगत आधार पे अगर बात करें, अगर हमारा देश अलग अलग जाति, अलग अलग परंपराओं में विभक्त है, तो आप राष्ट्रवाद नहीं ला सकते हमारे देश में। राष्ट्रवाद जो है जातिवाद से परे है। आप लोगों को किसी जाति विशेष के आधार पर सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके मन में राष्ट्रवाद की विचारधारा पनपनी
चाहिए तो इसके लिए आपको इससे परे होकर सोचना पड़ेगा, जैसे कि हमारे महान क्रांतिकारियों ने सोचा था। अगर आपको राष्ट्रवादी कहलाना है असलियत में, जैसे कि तो आपको भाजपा, आपको कांग्रेस, इन सभी से अलग होके सिर्फ अपने देश के बारे में सोचना होगा, जो सिर्फ एक ही व्यक्ति करते हैं, एक ही समुदाय के लोग करते हैं। अब पता है दोस्तों वो कौन है? वह है हमारे भारत की सेना। हमारे भारत की जो सेना है वो सिर्फ राष्ट्रवादी कहला सकते हैं और कोई नहीं। अगर कोई व्यक्ति कहे कि हमारे सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की है तो ये राष्ट्रवादी नहीं कहलाता, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक तो हमारे भारत की सेना ने की थी, जो सिर्फ जनता के लिए थी। इसमें कोई स्पेसिफिक पार्टी का कोई हाथ नहीं है, ठीक है। तो मेरी बातें अगर आप लोगों को बुरी लग रही है तो उसके लिए मैं आप लोगों को माफी चाहता हूं, लेकिन ये जितना कड़वा आपको लग रहा है उतना ही सही भी है। तो अगर आपको राष्ट्रवाद के बारे में सही में जानना है तो आप जाति व्यवस्था से, इस पार्टी विशेष से अलग होकर सोचेंगे, तभी जाके आपके मन में राष्ट्रवाद की भावना पनपेगी। तो राष्ट्रवाद जो सबसे पहले ये वर्ड जो आया था वह 1857 के क्रांति के बाद आया है, क्योंकि हमारी जो 1857 की क्रांति हुई थी वह तो एक्चुअल में विफल हो गई थी, और उसकी विफलता के कारण भी मैंने आपको बताया, और आगे तो और डिटेल से समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं 1857 की क्रांति के बारे में। दोस्तों 1857 की क्रांति एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छे से दी गई है, अगर आपको पढ़ना चाहें तो उसमें और डिटेल से आप पढ़ सकते हैं। प्रीलिम के हिसाब से मैं आपको ये सब पढ़ा रहा हूं, हालांकि प्रीलिम से कुछ ज्यादा ही इंफॉर्मेशन है, ठीक है, आपको मिल जाएगा इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक बात जो मैं बोलूंगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आए हुए हैं। तो 1857 की क्रांति से रिलेटेड बहुत सारे जो लेखक हैं उन्होंने अपने अपने मत दिए हैं, जैसे कि कार्ल मार्क्स ने अपनी बुक द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस दोस्तों ये बुक का टाइटल है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जो कि कार्ल मार्क्स के विचारधाराओं पर प्रेरित है। कार्ल मार्क्स ने इसमें इस जो क्रांति, जो 1857 की क्रांति है, उसको कहा था कि यह ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध में भारतीय जनता का आक्रोश था। उन्होंने स्पष्ट इसमें इस बात का उल्लेख किया था। और भी बहुत सारे बुक है, जैसे सैयद अहमद खान जो कि कांग्रेस के विरोधी माने जाते हैं, उनकी भी एक बुक है कॉजेस ऑफ इंडियन रिवॉल्ट। इस बुक में आपको 1857 की क्रांति क्यों हुई थी इसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त विनायक दामोदर सावरकर, वीर विनायक दामोदर सावरकर की एक बुक है जो कि सेम टाइटल पे बनी हुई है, जो कार्ल मार्क्स की बुक है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। दोस्तों इस बुक को मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यूपीएससी में तो एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए हैं कि द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन थे। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट्स, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं उसको। एक और है जो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के सरकारी लेखक कहे जाते थे, वो थे एसएन सेन। एसएन सेन ने अपनी बुक 1857, ये टाइटल है उस बुक का 1857, उसमें भी बहुत ही गहराई के साथ 1857 की क्रांति के अलग अलग पहलुओं को समझाया है। तो ये मुख्यतः 4 ऐसे बुक्स हैं जिससे एनसीईआरटी के बुक जो इंफॉर्मेशन लिया गया एनसीईआरटी में भी, वो इन बुकों के आधार पर ही बनाया गया है, ठीक है। तो आप या तो एनसीईआरटी का बुक पढ़िए 11-12 का, या फिर आप पढ़िए ये बुक अगर आपको टाइम मिले तो। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अब चलते हैं 1857 की क्रांति के प्रमुख कारणों पे, मतलब इसके पृष्ठभूमि पे। 1857 की क्रांति आखिर हुई क्यों? आपको पता होगा कि भारत में अंग्रेजों का जो शासन है वो
प्लासी के युद्ध से स्टार्ट हुआ माना जाता है। 1757 प्लासी का युद्ध। उसमें अंग्रेजों, यानी कि उस समय अंग्रेजों का शासन नहीं था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी के तौर पे वो भारत में आए थे। और 1764 में बक्सर के युद्ध को जीतने के बाद पूरी तरीके से, मतलब एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर एक प्रभुत्व स्थापित हो गया था। उनको भारत पर अपना व्यापार चलाने के लिए महारानी जो साम्राज्ञी थी, ब्रिटेन की महारानी, उन्होंने पूरी तरीके से उनको छूट दे दी कि आप भारत में व्यापार कर सकते हैं। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ व्यापार करने का अधिकार दिया गया था, लेकिन उन्होंने उससे कुछ ज्यादा ही किया। वो पूरी तरीके से भारत को बर्बाद करना चाहते थे और भारत के जो रिसोर्सेस हैं, जो अलग अलग प्रकार के संसाधन हैं, उनको लूट कर इंग्लैंड ले जाना चाहते थे। दोस्तों, एक बात आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप भारत के निवासी हैं, इसका मतलब आपको पता है आप कितने लकी इंसान हैं। मैं आपको ये प्रूव करके दिखाता हूं और इसका फायदा जो है वो अंग्रेजों को कैसे मिला ये भी बताता हूं। ठीक है, देखिए, हमारा भारत देश जो है वो भूमध्य जो रेखा है उसके आसपास है। ठीक है, कर्क रेखा इससे गुजरती है। ठीक है, और अगर आप अमेरिका की बात करें तो वहां हमेशा क्या आपको ठंडी मिलेगी, मतलब बर्फ मिलेगी, सभी प्रकार के उपज आपको वहां पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा वहां पे ठंडी मिलेगी। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पे समय समय पे अलग अलग ऋतुएं आती रहती हैं। तो भारत में अलग अलग प्रकार की ऋतुएं होती हैं, अलग अलग प्रकार के संसाधन, इतने ज्यादा संसाधन भारत में उपलब्ध हैं कि शायद ही इंग्लैंड में मिलते होंगे या शायद ही किसी अलग देश में मिलते होंगे। तो भारतीय लोगों को इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि भारत में उस समय एक चीज जो बहुत ज्यादा, मतलब अशिक्षित लोग भरे पड़े थे उस जमाने में, इसीलिए उनको पता ही नहीं था कि हम लोग कितने अच्छे जगह में रहते हैं। लेकिन भारतीय निवासियों के पहले अंग्रेजों को इस बात का एहसास हो गया और वो जितना भी ज्यादा हो सके संसाधनों को लूट के अपने देश ले जाना चाहते थे, और उन्होंने बाद में ऐसा ही किया। तो 1757 के प्लासी युद्ध और 1764 के बक्सर युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रभुत्व भारत में स्थापित होने के बाद 1849 ईस्वी में पंजाब पे उन्होंने शासन स्थापित कर लिया। और इस प्रकार एक हिसाब से पूरे भारत में तो नहीं, लेकिन भारत के अधिकांश हिस्सों में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया। लेकिन दोस्तों, एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि अति सर्वत्र वर्जयेत, मतलब अति एक सीमा होती है, उसके बाद से लोग सहन नहीं कर पाते हैं। वही हुआ। एक शॉर्टकट में अगर बोला जाए तो 1857 की क्रांति जो है वह इसी श्लोक का परिणाम है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि अंग्रेजों द्वारा भारत पर किया गया अत्याचार इतना ज्यादा हो गया कि भारतीयों द्वारा इसको सहन कर पाना बहुत मुश्किल हो गया, और इस सीमा के बाद भारतीय जो है वो इसको सहन नहीं कर पाए और 1857 की क्रांति हुई। लेकिन 1857 की क्रांति जो है एक पर्सनल क्रांति थी। इसको हम लोग पूरी तरीके से नहीं बोल सकते कि राष्ट्रीय क्रांति नहीं बोल सकते हैं। इसके बारे में लास्ट में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, इसका आंसर आपको मिलेगा लास्ट में। तो शुरू करते हैं इसके प्रमुख कारणों की ओर कि क्यों 1857 की क्रांति हुई। तो एनसीईआरटी की बुक्स में इसको अलग अलग पहलुओं के आधार पर समझाया गया है। जैसे सबसे पहले हम लोग देखेंगे उसके आर्थिक कारणों की ओर, उसके बाद देखेंगे हम उसके धार्मिक कारण, फिर देखेंगे राजनीतिक कारण, फिर देखेंगे सैनिक कारण, तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं आर्थिक कारण क्या था कि 1857 क्रांति हुई। भारत हमेशा से एक कृषि प्रधान देश है और हमारे यहां आजकल तो किसानों की संख्या लगातार कम होती चली जा रही है, लेकिन 1857 में बहुत ज्यादा किसान थे और उनकी जो दिनचर्या है वो कृषि पे ही बीतती थी। उनका पालन पोषण का सहारा भी कृषि ही था, कृषि ही उनके उपज का सहारा था। अपने परिवार को पालने का दायित्व जो है कृषि के माध्यम से ही वो पूरा करते थे। परंतु दोस्तों, अंग्रेजों ने ठीक उसका विपरीत किया था। डलहौजी को बहुत सारे कारणों से जाना जाता है, व्यापक नीति के कारण जाना जाता है। एक चीज क्या जाना जाता है कि रेल का जो स्टार्ट किया गया था भारत में, वो भी डलहौजी के कारण बोला जाता है।
1857 की क्रांति के समय भारत का जो वायसराय था वो था लॉर्ड कैनिंग और साथ ही साथ उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, यानी कि उस समय मैं बोल सकता हूं उसको भारत के प्रधानमंत्री भी थे, क्योंकि भारत जो है वह ब्रिटेन का एक उपनिवेश था। तो लॉर्ड पामस्टोन जो थे वह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो ये जितने भी घटनाएं होती थी वह लॉर्ड पामस्टोन के नेतृत्व में होती थी, और भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग जो है उसके कारण यहां की जनता में बहुत ज्यादा असंतोष फैल गया था। तो आर्थिक कारणों में सबसे पहले हम लोग को मैं आपको बताता हूं कि किसानों की जो उपज थी उसका उचित मूल्य जो है वह अंग्रेज दे नहीं पाते थे। मतलब कि निर्यात कम और आयात ज्यादा क्या करते थे। उनका कहने का ये मतलब था, अंग्रेज चाहते ये थे कि उनकी ज्यादा से ज्यादा कमाई हो। उनको भारत की जनता से कोई मतलब नहीं था, कि उसके कृषकों से कोई मतलब नहीं था। वो बस ये चाहते थे कि भारत में जो मूल्यवान चीजें थी उसको बस विदेश भेजें और उससे मुनाफा कमाएं। और विदेश के जो अलग अलग ब्रांड्स हुआ करते थे, जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हुआ करते थे, वह उसको भारत में उतारना चाहते थे। तो उससे क्या परिणाम निकला? उससे परिणाम निकला कि किसान जो उपज कमाते थे उस पर उनको तो एक तो ज्यादा लगान देने की जरूरत पड़ती थी, तो उनको फायदा तो बिल्कुल भी नहीं के बराबर उनको ये फायदा होता था। लगान मूवी में आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार अंग्रेज और किसानों के बीच के जो मतभेद को बहुत अच्छे से समझाया गया है लगान मूवी में। तो उसी तरह की एक कंडीशन थी वहां पे कि किसान जो है बहुत ही ज्यादा परेशान थे। डलहौजी ने जो रेल का निर्माण जो करवाया था वह भी अपने ही फायदे के लिए ही करवाया था, ताकि जो किसानों के द्वारा जो उपज मिलती है उसको अपने प्रमुख ठिकानों की तरफ ले जाए। तो मेन रेल जो है भारतीय के लिए नहीं बनाया गया था, वो अपने लिए बनाया गया था। एक और चीज जो आर्थिक कारण में आ सकती है वो है कि उस समय एक नया नियम जो है वो लाया गया था कि भूमि स्थानांतरण की नियम। मतलब कोई भी व्यक्ति अपने भूमि को किसी दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित कर सकता है, नाम चढ़वा सकता है, ठीक है, जो आजकल भी होता है वैसा। तो उससे क्या होता था कि ज्यादातर जनता उस समय अशिक्षित हुआ करती थी, तो उसका फायदा जमींदार उठाया करते थे। जमींदार जिनका इनडायरेक्ट रूप से कनेक्शन जो है वह अंग्रेजों के साथ था, और अंग्रेज जो है वह जमींदारों के माध्यम से पैसा वसूलते थे किसानों से, और जमींदार कभी कभी गलत तरीके से किसानों से उसकी जमीन छीन लेते थे, उससे ज्यादा ब्याज में पैसे दिया करते थे। तो इस प्रकार किसानों का बहुत ज्यादा हनन होता था। उस समय किसान जो है के पास कोई चॉइस नहीं था, आत्महत्याएं करते थे। तो इस प्रकार ये एक आर्थिक कारण है। इसी के कारण क्या किसानों में असंतोष हुआ। मुख्य रूप से ये सभी कारण थे जो किसानों को 1857 की क्रांति में भाग लेने हेतु प्रेरित करते हैं। आर्थिक कारण के बाद दोस्तों चलते हैं हम लोग उसके धार्मिक पहलू की, कि 1857 क्रांति के धार्मिक कारण क्या हो सकते हैं। दोस्तों धार्मिक कारण अर्थात धर्म अर्थात हिंदू धर्म। उस समय हिंदू धर्म हमेशा से ही भारत में हिंदू धर्म की हमेशा संख्या ज्यादा रहती है। तो हिंदू धर्म में बहुत पवित्रता का बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो अंग्रेज क्या करते थे कि वो ज्यादातर पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार प्रसार किया करते थे भारत में, और जो सनातन हिंदू धर्म है उनकी अवहेलना किया करते थे। हालांकि ये कुछ मतभेद भी है इतिहासकारों का कि असलियत में अवहेलना करते थे या नहीं। कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि ऐसा नहीं किया करते थे वो, बाकी पाश्चात्य शिक्षा का वो प्रचार प्रसार किया करते थे। तो पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार प्रसार जो है कुछ संतों को नहीं भाया। उनको लगता था कि इस पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से अंग्रेज जो है वो ईसाई धर्म को हमारे ऊपर थोप रहे हैं। तो ये भी एक कारण था, एक धार्मिक कारण जिसको बोल सकते हैं, जिसके कारण जो है एक असंतोष फैलता था। और ये मुख्य रूप से साधु और संतों को प्रेरित करता है कि वो 1857 की क्रांति में भाग लें। आर्थिक कारण, उसके बाद आता है धार्मिक कारण, उसके बाद आता है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण मैं आपको बताता हूं। राजनीतिक कारण में अंग्रेजों की जो दमनकारी नीतियां हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूं।
अंग्रेजों ने बहुत सारी दमनकारी नीतियां चलाई थी। उसमें से जो सबसे बड़ी जो नीति थी वो थी लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बोला जाता है या फिर इसको व्यपगत की नीति भी बोला जाता है। तो डलहौजी की हड़प नीति ये कहती है दोस्तों कि जिस भी राजा के कोई पुत्र नहीं थे, कोई संतान नहीं थी, उसको अपना जितना भी पैसा था, अपने जितने भी जायदाद और संपत्ति थी, वो अंग्रेजों के नाम करनी पड़ती थी। उसका एक साक्षात उदाहरण है नाना साहब, जो कि कानपुर के थे और वह पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। तो पेशवा बाजीराव चूंकि ये दत्तक पुत्र थे, मतलब उनको गोद लिया गया था, तो इसीलिए अंग्रेजों ने उनको उनकी संपत्ति का अधिकार देने से पूरी तरीके से मना कर दिया। तो इस प्रकार नाना साहब 1857 की क्रांति में कूद पड़े। नाना साहब के अलावा, जो कि कानपुर के थे, उसके अलावा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का भी वही था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिनके लिए आप लोगों ने बचपन में ही सुना होगा एक बहुत ही जबरदस्त कविता जो कि वीर रस से प्रेरित है कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, अब पूरे भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। ये आप झांसी की रानी के बारे में कितना ज्यादा पढ़े होंगे तो आपको बताने की क्या जरूरत है उसके बारे में, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कि झांसी की रानी, जो कि क्रांतिकारियों में मर्दानी कही जाती थी, अपने कंधे पे अपने 2-3 साल के बच्चे को लेके वह 1857 की क्रांति में कूद पड़ी थी। इसीलिए उसको भारतीय इतिहास में उसका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिया जाता है। उनका असली जो नाम था वो था मणिकर्णिका, लेकिन बाद में उनको जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना गया था। तो उनका भी मेन 1857 की क्रांति लड़ने का उद्देश्य वही था कि डलहौजी की हड़प नीति। डलहौजी की हड़प नीति के कारण और भी बहुत सारे जो राज्य, बहुत सारे प्रांत जो है, जैसे कि नागपुर, सतारा, अवध, संबलपुर, ये जितने भी क्षेत्र थे वह डलहौजी की हड़प नीति के शिकार हुए और सभी को अंग्रेजी शासन में जाना पड़ा। इसी के अंदर झांसी भी आता है दोस्तों, उसके अंदर कानपुर भी आता है, तो आपको ये सब याद रखना है। उसके अलावा और भी दमनकारी नीतियां, जैसे डलहौजी की हड़प नीति को ही आगे लेके चले लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे, उन्होंने दिल्ली के जो सबसे अंतिम मुगल जो सम्राट थे बहादुर शाह जफर, उस बहादुर शाह जफर को, जो कि उस समय निवास करते थे लाल किले में, तो उनको यह आदेश दिया कि वो लाल किले को छोड़ दें। साथ ही साथ उनकी जो संपत्ति थी उसका भी वहां पे बेनामी किया गया और उसको बेच दिया गया। तो यह भी एक तरीके से बोला जा सकता है कि स्वयं बहादुर शाह जफर जैसे एक महान व्यक्ति को उन्होंने अपने जायदाद से बेदखल कर दिया। तो यह भी एक ऐसी नीति थी जिसके कारण 1857 के लिए की क्रांति हुई और बहादुर शाह जफर जो है वो 1857 की क्रांति में आए। तो सर, राजनीतिक कारण के बाद हम लोग देखते हैं सैनिक कारण की ओर। सैनिक कारण यह सबसे पहला और सबसे मजबूत कारण माना जाता है जिसने स्टार्ट किया 1857 की क्रांति को। मतलब 1857 की क्रांति एकजुट प्रकार की क्रांति नहीं थी, मतलब इसको बस एक जरूरत थी, एक चिंगारी की, और वो चिंगारी किसने दी? वो चिंगारी दी सैनिक कारण इसी में है, जो थी मंगल पांडे द्वारा 1857 की क्रांति का विद्रोह। उसमें जो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया गया था वही एक चिंगारी थी जो 1857 की क्रांति को भारत के अधिकांश भागों तक ले गई। कहानी कुछ यूं है दोस्तों, सैनिक कारण मैं आपको बताता हूं कि उस समय ज्यादातर जो बंदूक हुआ करते थे, जो अंग्रेजी सेना यूज किया करती थी, उसमें प्रॉब्लम यह था
कि उसको लोड करना पड़ता था। लोड करने के लिए उसको पहले ओपन करना पड़ता था, उसके बाद उसमें बारूद भरना पड़ता था और उसके बाद फिर से उसको लोड करके उस पर फायर करना पड़ता था। तो इस पूरे प्रोसेस में आपको 3 मिनट का टाइम लग जाता था। लेकिन जनवरी 1857 में एक नए प्रकार की बंदूक जो है वो अंग्रेजों ने अपने सेना में लाई और वो था इनफील्ड बंदूक। इनफील्ड प्रकार की बंदूक। इनफील्ड प्रकार की बंदूक में फायदे ये थे कि उस पर ज्यादा लोड करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसमें क्या है, बस मुंह से उसको खोलने की जरूरत पड़ती थी, उसमें बारूद डालना पड़ता था और डायरेक्ट बंद, मतलब उसमें 1 मिनट का टाइम लगता था ज्यादा से ज्यादा। तो इससे अंग्रेजों ने इसे लाया था कि जल्दी से जल्दी वो फायर कर सके। लेकिन दोस्तों इसमें एक चमड़े का बना हुआ एक कैप लगा रहता था, ऊपर में कैप लगा रहता था और ये कैप जो है वह गाय और सुअर की चर्बी से बने हुए थे और इस बात की जानकारी जो है वह भारतीय सेनाओं को नहीं थी। मंगल पांडे जो स्वयं एक ब्राह्मण थे, मंगल पांडे और उनके जैसे और भी हिंदू और मुस्लिम, क्योंकि अंग्रेज उस समय अंग्रेजी सेना में हिंदू भी थे मुस्लिम भी थे, तो जिस प्रकार गाय हमारी माता मानी जाती है उसकी चर्बी का उपयोग जो अंग्रेज करते थे, तो स्वाभाविक ही था कि भारत के जो हिंदू हैं उनमें जो सैनिक हैं उस सैनिकों के प्रति आक्रोश जरूर उत्पन्न होगा। उसी प्रकार जो है मुसलमानों में भी ईश्वर को हराम माना जाता है, तो ये इनडायरेक्ट रूप से मुसलमानों को भी जो है, मतलब मुसलमानों के भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात हो गई थी। तो इसका सबसे पहले जो विरोध किया था वो थे मंगल पांडे। मंगल पांडे जो कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सैनिक थे, एक सिपाही थे। उस समय ये जो जिस छावनी के सैनिक थे वो थे बैरकपुर छावनी, जो कि बंगाल में है। बंगाल के बैरकपुर छावनी। लेकिन उस समय सबसे बड़ा जो छावनी था अंग्रेजी शासन के सैनिकों का वो था मेरठ। मेरठ में सबसे बड़ी छावनी मिलती थी। तो बंगाल में बैरकपुर छावनी के एक सामान्य से सैनिक मंगल पांडे ने इसका सबसे पहले विरोध किया। मंगल पांडे के विरोध का कोई प्रॉपर उत्तर जो है अंग्रेजी वायसराय और अंग्रेजी सेना के जो मुख्य लेफ्टिनेंट थे उन्होंने नहीं दिया। तो इसके लिए क्या है कि मंगल पांडे ने अपना विरोध जोर शोर से किया और उनका विरोध को है तोड़ने के लिए और सैनिकों के बीच ये बात फैल न जाए उस बात के लिए लेफ्टिनेंट ह्यूजसन और कैप्टन बग, लेफ्टिनेंट ह्यूजसन और कैप्टन बग जो है वो आए और उस समय मंगल पांडे जो है उन्होंने पहले तो गोली मार के लेफ्टिनेंट ह्यूजसन को मार डाला और उसके बाद तलवार से कैप्टन बग को जो है मार डाला। ठीक है, तो ये जो घटना थी ये थी 29 मार्च 1857 की। उनको मारने के बाद वो अलग और भी जो सिपाही थे उनको प्रेरित करने लगे कि वो इस जो इनफील्ड बंदूक है उसका उपयोग न करें, क्योंकि उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। उस पर जो कैप है उस पर गाय और सुअर की चर्बी, जो कि मुख्य रूप से क्यों उपयोग में लाई जाती थी, इसलिए उपयोग में लाई जाती थी ताकि उसमें पानी के जो सीलन है उससे बचाया जा सके। तो उसका विरोध जो है बाकी भी कुछ सैनिक जो मंगल पांडे के प्रमुख दोस्त थे उन्होंने भी की थी, परंतु उसको जल्द ही बंद कर दिया गया। उन सब का मुंह कैसे बंद कर दिया गया, वो था 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई सबको।
तो इस प्रकार मंगल पांडे जो है वो 1857 की क्रांति में शहीद हुए सबसे पहले व्यक्ति थे। मतलब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे पहले शहीद कहलाए वो थे मंगल पांडे। तो मंगल पांडे जिनको 8 अप्रैल 1857 में फांसी दे दी गई थी, उससे और भी सैनिक जिनको इस बात की जानकारी मिली कि असलियत में गाय और सुअर की चर्बी का उपयोग किया जाता है उस इनफील्ड बंदूकों में, तब उन्होंने उसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया। विरोध करते हुए वह सीधे चले गए मेरठ। मेरठ उस समय सबसे बड़ी छावनी मानी जाती थी। मेरठ छावनी में ये चले गए और वहां भी इसका जोरों शोरों से विरोध हुआ। 10 मई 1857 का जो दिन था उसमें मेरठ में विद्रोह स्टार्ट हुआ, जिसका नेतृत्व जो है कदम नरसिंह ने किया। ये डेट आपको याद रखना है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेरठ का जो विद्रोह कब हुआ था। 1857 में 10 मई 1857 को मेरठ का विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व कदम सिंह ने किया था। तो मेरठ के बाद जस्ट 2 दिन बाद, मतलब 12 मई 1857 को ये जितने भी सेना थे, जो सैनिक थे, जो कि बंदूकधारी थे, वो सीधे चले गए दिल्ली। और दिल्ली में बहादुर शाह जफर को उन्होंने अपना नेता घोषित किया और इस प्रकार बहादुर शाह जफर दिल्ली में 1857 की क्रांति के नेता कहलाने लगे। दोस्तों बहादुर शाह जफर जो है वह एक बहुत ही कमजोर किस्म के व्यक्ति थे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 1857 की क्रांति में उन्होंने एक प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया है। उनको अंग्रेजों ने अपने संपत्ति से बेदखल कर दिया। उसके बावजूद भी बहादुर शाह जफर पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने अपने साम्राज्य को वापस पाने के लिए, अपने राज्य को, अपने इस सत्ता को वापस पाने का कोई प्रयास ही नहीं किया उन्होंने, बल्कि वो तो अंग्रेजों के द्वारा दिए गए पेंशन पे जिंदा थे। बाद में तो जाकर अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर के पेंशन भी रोकने का प्रयास भी किया था। तो उसके प्रति उनके मन में एक आक्रोश उत्पन्न हुआ करता था। तो उस आक्रोश जो है उसको असलियत में भड़काया वो है इन सैनिकों ने, जो सीधे मेरठ से 12 मई को दिल्ली चले गए। तब बहादुर शाह जफर को वक्त खान ने इस बात की प्रेरणा दी कि यही समय है कि आप इन सैनिकों का साथ दें और अंग्रेजों को भारत से खदेड़ के निकालने के लिए और अपनी सत्ता को वापस पाने के लिए, अपने संपत्ति जो आपका खुद का अधिकार है उसको वापस पाने के लिए यही एक बेस्ट मौका है। और इसी के कारण बहादुर शाह जफर जो 1857 क्रांति में कूदे। इसीलिए महान व्यक्तित्व में बहादुर शाह जफर का नाम को नहीं लिया जाता है, क्योंकि उनको बोला जाता है कि वह एक मतलब कमजोर किस्म के व्यक्ति थे, क्रांतिकारियों में कमजोर क्रांतिकारी थे। तो दोस्तों 1857 की क्रांति इस प्रकार पूरे भारत में फैलती चली गई। ऐसा कोई वर्ग नहीं था जो कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का विरोध नहीं चाहते थे। कुछ वर्ग थे जो कि अपने आप को इस क्रांति से दूर रखने की कोशिश कर रहे थे, और वो थे मध्यम वर्ग के लोग, जो शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग थे। वो 1857 की क्रांति में उन्होंने भाग नहीं लिया। इसका स्पष्ट कारण तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन आप खुद सोच सकते हैं इसका एक स्पष्ट कारण हो सकता है अंग्रेजों के प्रति मतलब डर। ठीक है, मतलब अंग्रेज इन मध्यम वर्ग के लोगों को इतना डरा कर रखा करते थे कि शिक्षित होने के बावजूद भी ये लोग 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिए। तो अलग अलग बहुत सारे क्षेत्र थे पूरे भारत का। जैसे अगर मैप की बात की जाए, पूरे भारत की मैप,
दोस्तों अगर ये भारत का मैप है तो भारत के मैप में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहां कहां 1857 की क्रांति हुई और उसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता यानी कि महानायक कौन कौन थे। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली में इसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर को माना जाता है। बहादुर शाह जफर। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के मेरठ में कदम सिंह। दोस्तों अब वन बाय वन देखते हैं कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में कहां कहां 1857 में क्रांति हुई और उसके प्रमुख सेनानायक कौन कौन थे। सेनानायक नहीं थे, मतलब उनके महानायक कौन कौन थे। तो जैसे कि मैंने यहां बताया आपको कि दिल्ली में बहादुर शाह जफर जो कैसे तो कमजोर माने जाते, लेकिन उन्होंने भी प्रमुख योगदान दिया है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में। उसके बाद मेरठ से कदम सिंह, जब सबसे पहला जो विद्रोह हुआ था मेरठ का विद्रोह, मेरठ छावनी में हुआ था, उनका नेतृत्व कदम सिंह ने किया था। उसके बाद झांसी उत्तर प्रदेश, यहां पे इस संग्राम का नेतृत्व किया था झांसी के लक्ष्मीबाई, जिनका वास्तविक नाम था मणिकर्णिका। उसका दोस्तों देखते हैं हम लोग संबलपुर उड़ीसा। यहां पे जो नेतृत्व किया था वो थे सुरेंद्र साय। उसके बाद इलाहाबाद में जो नेतृत्व किया था यहां पे इलाहाबाद देखेंगे। उसके बाद यहां पे ग्वालियर देखेंगे। दोस्तों अब देखते हैं कि 1857 क्रांति में अलग अलग भारत के अलग अलग जगहों पे जो क्रांतियां हुई थी, क्या क्योंकि पूरे भारत देश में क्रांतियां नहीं हुई थी, उसपे कुछ विशेष जगह थे जहां पे 1857 की क्रांति हुई थी और उसका नेतृत्व कुछ महानायकों ने किया था। पूरे भारत देश में हम लोग नहीं बोल सकते, अधिकांश भाग में बोल सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर भागों में 1857 क्रांति हुई थी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहां पे मेरठ, फैजाबाद, इलाहाबाद, झांसी, मेरठ में दोस्तों सबसे पहले मेरठ में जो उसका नेतृत्व किया था वह कदम सिंह ने किया था। जैसे कि इसके पहले वीडियो में आपको बताया था कि मेरठ में जो सैनिक छावनी थी उसमें सबसे पहले सैनिक विद्रोह हुआ था और उसका नेतृत्व कदम सिंह ने किया था। मेरठ के बाद दोस्तों इलाहाबाद में इसका नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। उसके बाद है फैजाबाद में दोस्तों अहमद उल्ला, जो कि फैजाबाद में थे। अहमद उल्ला ने फैजाबाद में जो 1857 क्रांति उसका नेतृत्व किया। इलाहाबाद में लियाकत अली, झांसी में लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मेरठ में कदम सिंह, इन सब के नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जगह का नाम आपको दे दिया जाएगा और उसके प्रमुख क्रांतिकारी के नाम भी आपको दे दिए जाएंगे, तो आपको बस इसको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं संबलपुर। तो संबलपुर जो वर्तमान जो उड़ीसा में है, वहां पे इसका जो नेतृत्व किया था वह था सुरेंद्र साय। उसके बाद देखते हैं
बिहार में एक जगह है दोस्तों, वो है जगदीशपुर। बिहार में जगदीशपुर में इस 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था राजा कुंवर सिंह ने। बिहार के बाद दोस्तों सीधा चलते हैं अपन ग्वालियर। ग्वालियर इनके मध्य प्रदेश। ग्वालियर में एक प्रमुख सेना नायक थे, एक प्रमुख महानायक थे जिन्होंने इसका नेतृत्व किया था, वो थे तात्या टोपे। तात्या टोपे जिनका वास्तविक नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे इनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। उन्होंने ग्वालियर में इस क्रांति का नेतृत्व किया था। रामचंद्र पांडुरंग यानी कि तात्या टोपे, जो कि एक अपने दोस्त द्वारा पक्षपात किए जाने के कारण जो है वह अंग्रेजों द्वारा पकड़ा गए, परंतु अंग्रेजों ने इनको ज्यादातर कैद करने में सफलता प्राप्त नहीं की। 1857 की क्रांति हो जाने के बाद 2 साल के बाद ये अंग्रेजों के हाथ में आए, जहां उनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, उसके अतिरिक्त कानपुर में जैसे कि मैंने आपको बताया नाना साहब जो कि पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे, और उनको साम्राज्य या फिर सत्ता न दिए जाने के कारण उन्होंने जो है कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। उसके बाद देखते हैं हम लोग ग्वालियर के बाद चलते हैं हरियाणा। यहां पे राव तुलाराम ने हरियाणा में इसका नेतृत्व किया था। उसके बाद यहीं पे एक जगह है बरेली। बरेली में खान बहादुर खान ने इसका नेतृत्व किया था। उसके बाद देखते हैं लखनऊ। लखनऊ में इसका नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। तो ये सारे जो जगह थे जहां से 1857 की क्रांति हुई थी। कुछ एक जगह थे जहां से 1857 की क्रांति नहीं हुई थी। उनमें से 2 नाम सबसे ज्यादा आते हैं, जो कि है सबसे पहला तो है चित्तौड़ और आधुनिक जो चेन्नई, जिसको उस समय मद्रास कहा जाता था। दोस्तों ये 2 ही क्षेत्र थे जो कि 1857 की क्रांति से अछूते रहे। ठीक है, बाकी पूरे भारत देश में 1857 की क्रांति पूरे जोरों शोरों से बनाई गई थी। पूरे 1857 की क्रांति पूरी तरीके से फैल गई थी। 1857 की क्रांति का जो मुख्य चिन्ह था वो था कमल और एक है रोटी। कमल और रोटी यानी कि इसको कमल या चपाती भी बोलते हैं। एग्जाम में कभी कभी कमल और चपाती भी आया, रोटी भी आता है, तो कमल या फिर चपाती। तो कमल और चपाती के माध्यम से वो 1857 की क्रांति को अलग अलग जगहों पर पहुंचाने का काम करते थे। अलग अलग जगह में मतलब इस चिन्ह के माध्यम से वो प्रेरित करते थे लोगों को कि वो 1857 की क्रांति में भाग लें। तो ये दोस्तों प्रमुख जगह जहां पे 1857 की क्रांति हुई थी, और साथ ही साथ उनके कुछ महान नायकों के नाम। इन सब चीजों को आपको याद करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि एग्जाम में मस्ट ये क्वेश्चंस आते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है वह कहां से 1857 की क्रांति का नेतृत्व करती थी? झांसी से। तो इस प्रकार आपको कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिहार से, उड़ीसा से, ग्वालियर से। तात्या टोपे के उपनाम के बारे में आपको पूछा जा सकता है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के उपनाम के बारे में आपको पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार इस मैप के थ्रू आप जान सकते हैं कि कहां किस प्रकार और कौन कौन से महानायक पैदा हुए थे। दोस्तों अब ये 1857 क्रांति के प्रमुख जगहों के बाद अब हम लोग चलते हैं कि 1857 की क्रांति में किन किन लोगों ने भाग नहीं लिया।
और साथ ही साथ इस चीजों की चर्चा करेंगे कि 1857 की क्रांति को दमन करने वाले प्रमुख जनरल कौन कौन से, प्रमुख लेफ्टिनेंट कौन कौन से थे। तो सबसे पहले चलते हैं दिल्ली। दिल्ली, देखिए ग्वालियर, झांसी, लखनऊ। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं हम लोग दिल्ली में क्या हुआ था। दिल्ली में निकलसन व हडसन, ये जो दो थे जिन्होंने दिल्ली में बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे के पास गिरफ्तार किया और उस प्रकार बहादुर शाह जफर को फांसी की सजा सुनाई। यहां पे इस विरोध में यहां पे हडसन जो थे उनकी यहां पे मृत्यु हो गई थी। मतलब 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों द्वारा हडसन को मौत के घाट उतार दिया गया था। ग्वालियर और झांसी में दमन करने वाले जो थे वो थे हीरोज। दोस्तों हीरोज ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी बुक में इसका वर्णन किया है। हीरोज ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को क्रांतिकारियों में अकेले मर्द की संज्ञा दी है। आप सोच सकते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हीरोज के साथ कैसे लड़ी थी और उसकी वीरता के बारे में आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने दूर तक उनकी वीरता हो सकती है। लखनऊ में भी निकलसन और हडसन की मृत्यु के बाद निकलसन, दोनों जगहों में तब निकलसन और हडसन ने न सिर्फ दिल्ली बल्कि लखनऊ में भी इस क्रांति को दबाने में बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। कानपुर चलते हैं। कानपुर में नाना साहब के नेतृत्व में चल रही 1857 क्रांति का दमन करने वाले थे हैवलॉक और कैंपबेल। कानपुर में इस सैनिक कार्रवाई का नेतृत्व करते हुए हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी। कैंपबेल जिन्होंने न सिर्फ कानपुर बल्कि पूरे भारत देश में इस विद्रोह को दबाने में प्रमुख भूमिका निभाई है। उसके अतिरिक्त एक और जनरल नील का नाम आता है, कैप्टन नील, जिन्होंने इलाहाबाद में इस क्रांति को दबाया। तो इस प्रकार निकलसन, हडसन, हीरोज, हैवलॉक, कैंपबेल और नील का नाम आता है। ये प्रमुख जो जनरल थे, सैनिक जनरल थे, जिन्होंने दिल्ली, ग्वालियर, झांसी, लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद में इस 1857 क्रांति का दमन किया। दोस्तों ये हुई 1857 क्रांति के कुछ प्रमुख तथ्य। 1857 की क्रांति में असफलता का बहुत सारे कारण थे। आपको मैं यहां पे लास्ट में बताना चाहूंगा कि असफलता के कारण। असफलता के कारण देखा जाए तो सबसे पहली बात तो 1857 की क्रांति एक पर्सनल क्रांति थी। मतलब आप इसको राष्ट्र के हिसाब से नहीं बोल सकते। एक लेखक हैं जो है मजूमदार। मजूमदार ने अपनी एक कृति में कहा है कि 1857 की क्रांति न तो राष्ट्रीय क्रांति थी और न ही उसमें एकजुटता थी। मतलब एकजुट तो लोग थे ही नहीं, और यही एक प्रमुख कारण था कि उसमें केंद्रीय नियंत्रण नहीं था, और केंद्रीय नियंत्रण जहां नहीं होता है वह असफलता की ओर जाता है। तो इस प्रकार 1857 की क्रांति में केंद्रीय नियंत्रण न होने के कारण, साथ ही साथ जैसे कि मैंने इस वीडियो में पहले ही बता चुका है कि 1857 की क्रांति में जो शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग थे उन्होंने भाग नहीं लिया था। अगर वो मध्यम वर्ग के लोग जो कि शिक्षित थे, ज्यादातर जनता तो अशिक्षित थी उस जमाने में, और उन्होंने अपने पर्सनल रीजन की वजह से 1857 क्रांति में भाग लिया था।
अगर कोई शिक्षित व्यक्ति उनको मार्गदर्शन देता, अगर कोई शिक्षित व्यक्ति उनका नेतृत्व करता और केंद्रीय संगठन उनको प्रोवाइड करता, प्रदान करता, तो हम कह सकते थे कि 1857 की क्रांति सफल सिद्ध होती और भारत जो है पहले से ही अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हो जाता। परंतु ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। साथ ही साथ केंद्रीय नेतृत्व तो नहीं था, उसके अलावा अंग्रेजों को अलग अलग क्षेत्रों में बहुत ही कड़े हार का सामना करना पड़ रहा था 1857 क्रांति में। उनके सैनिक भी मारे जाते रहे थे, बहुत सारे सैनिक तो भाग गए थे। ऐसी स्थिति में कुछ व्यक्ति थे जो भारत के थे, परंतु उन्होंने भारत का साथ नहीं दिया और वो अंग्रेजों का साथ देने चले गए। और ये एक प्रमुख कारण था जिसके कारण 1857 क्रांति पूरी तरीके से विफल साबित हुई। उनमें से जो थे उनके नाम मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले कश्मीर के राजा सतलज नदी के पास रहने वाले सिख, पठान, गोरखा, ग्वालियर के सिंधिया, साथ ही साथ जमींदार वर्ग या साहूकार वर्ग भी बोला जा सकता है, उन्होंने भी 1857 क्रांति में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने अंग्रेजों को सपोर्ट किया। तो मुख्य रूप से दोस्तों कश्मीर के जो राजा थे, सिख थे, जो सतलज के पार रहते थे, पठान थे, गोरखे लोग थे, ग्वालियर के जो सिंधिया लोग थे और जमींदार और कुछ साहूकार थे। इन वर्गों को छोड़ के बाकी सभी वर्ग, चाहे वो संत हो या कृषक, चाहे एक नॉर्मल कामगार भी क्यों ना हो, उन्होंने 1857 क्रांति में जोरों शोरों से हिस्सा लिया था। और भले ही पर्सनल कारण हो, लेकिन अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह तो किया था, परंतु इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और इस प्रकार अंग्रेज जो है वह भारत के इस 1857 के इस महान क्रांति के दमन करने में सफल हो पाए दोस्तों। तो इस प्रकार ये कुछ असफलता के कारण थे। लास्ट में हम लोग देखते हैं 1857 की क्रांति के क्या परिणाम दिए। दोस्तों 1857 की क्रांति का परिणाम तो सबसे पहले यह था कि पूरी तरीके से विफल हो गई थी, लेकिन उसमें जो एक बात हुई, जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1757 के प्लासी युद्ध से भारत पर अपना प्रभुत्व जमा चुकी थी, उसको भारत से पूरी तरीके से निकाल दिया गया और 1 नवंबर 1858 से भारत, जो कि उस समय ब्रिटेन का एक उपनिवेश था, उसको ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। तो इस प्रकार अब भारत पर जो सत्ता थे उसका सीधा नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया, ब्रिटिश संसद के हाथों में चला गया दोस्तों। तो इस प्रकार यह क्रांति पूरी तरीके से विफल हुई, क्योंकि इसके विफलता के बहुत सारे कारण जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन सबसे मुख्य कारण था केंद्रीय नियंत्रण की कमी। तो इस प्रकार दोस्तों 1857 की क्रांति, जिसको हम लोग सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं विनायक दामोदर सावरकर के अनुसार, वह पूरी तरीके से असफल साबित हुई। अगर वह सफल होती तो शायद जो 1947 में हम लोगों को आजादी मिलने वाली थी वो 1857 में ही मिल जाती। परंतु दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद और भी बहुत सारे घटनाएं हुई भारत में, और इन घटनाओं का अंग्रेजों पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो कि है भारत के स्वतंत्रता संग्राम पार्ट 2। और उस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में कौन कौन से प्रमुख संगठन पैदा हुए थे, प्रमुख क्रांतिकारी पैदा हुए थे, प्रमुख नेता पैदा हुए थे, कौन कौन से मुख्य संगठन जैसे कि कांग्रेस और इंडियन एसोसिएशन आदि कुछ प्रमुख संगठन हुए थे, प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे प्रमुख आंदोलनों के बारे में और महात्मा गांधी के बारे में। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। इस वीडियो में अगर आपको
कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो में जो कमी है आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे 1897 की क्रांति से रिलेटेड बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई, आप अच्छे से इसको याद रखिए। धन्यवाद।